हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ द एग्जॉर्सिस्ट नाम की फिल्म की, जो 1973 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें हमें काफ़ी कुछ हॉरिफाइक दिखाया गया है, और अगर आप हॉरर फिल्म्स के फैन हैं तो आपके लिए ये फिल्म सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप 18 साल के नीचे है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, बिकॉज ये फिल्म इतनी ज़्यादा डरावनी है और इसमें ऐसे ऐसे वल्गर सीन्स डाले गए हैं जिसको देख के सही में किसी की भी फट जाती है। इसी वजह से ये फिल्म बच्चों के लिए और उसके साथ जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके लिए तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर आप सुन सकते हो, जहाँ पर आपको मैं इसकी पूरी कहानी और उसके साथ इसकी पूरी एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और इसी के रिलेटेड मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू इसी वीडियो में अपलोड करूंगा। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत इराक से होती है, नॉर्थ इराक से, जहाँ पर फादर मेरिन नाम के एक प्रिस्ट खुदाई करवा रहे थे एक मॉन्यूमेंट्स के सामने। अब यहाँ पर ये जो मॉन्यूमेंट था ये काफ़ी सेंचुरीज पुराना था, जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स में खुदाई करते वक्त फादर मेरिन के कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें थी, जिसमें कॉइन्स और उसे सब कप के टुकड़े ये सब शामिल थे। और जब फादर मेरिन ने थोड़ा और नीचे खुदाई की तब इन्हें एक छोटी सी मूर्ति की एक मुंडी दिखी, और ये जब मुंडी को वो साफ कर रहे थे तब ये छोटी सी मूर्ति जो थी ये शैतान की मूर्ति थी। अब यहाँ पर उस शैतान की मूर्ति को देख के वो पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे, जिसके बाद उस शैतान की मूर्ति के बारे में जानने के लिए वो उस जगह पे गए जहाँ पर ये शैतान की मूर्ति टिकती है। इसी वजह से वो डेजर्ट में गए, नॉर्थ इराक के डेजर्ट में गए, जहाँ पर डेजर्ट में उन्हें इसी प्रकार की बड़े साइज की मूर्ति दिखी थी, और कहानी यही से जॉर्ज टाउन में शिफ्ट होती है। अब यहाँ पर जॉर्ज टाउन में हमें एक एक्ट्रेस दिखाई जाती है जिसका नाम था क्रिस मैकनील, और वो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, और उसे ऐसा दूसरे नया घर जस्ट जॉर्ज टाउन में खरीदा था अपने पति से डिवोर्स के बाद। मिसेस मैकलिन जो थी उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था रेगन, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी टाइप की बेटी थी, और उसी वजह से वो 12 साल की एक टीनेजर थी। इसी वजह से वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी, वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करती थी। इसी वजह से उसकी माँ जो थी वो हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी, और उसे कभी कभार छोड़कर वो शूटिंग के लिए निकलती थी। अब यहाँ पर एक दिन रेगन जो थी वो अपनी माँ के साथ स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, और इसी स्टोर रूम की सफाई के वक्त मिसेस मैकनील को एक चीज़ दिखती है। अब यहाँ पर ये जो गेम मिसेस मैकनील को दिखता है ये गेम और कोई नहीं बल्कि क्वीजा बोर्ड था। और अगर आप सभी को क्वीजा बोर्ड के बारे में नहीं पता तो ये एक बहुत बड़ा हॉरर गेम है, जिसमें अगर आप इसे नाइट के समय 3 लोग मिलकर खेलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई तो भी स्पिरिट आपके सामने आ गई है और वो आपके सवालों का जवाब दे रही है, और ये गेम स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर क्यूजा बोर्ड देख के मिसेस मैकनील जो थी वो अपनी बेटी रेगन से ये पूछती है कि आखिर ये सब है क्या। यहाँ पर रेगन का ये कहना था कि वो इसका यूज करके काफी स्पिरिट से बात कर चुकी थी, जिसमें मिसेस मैकनील का भरोसा नहीं था। एक्चुअली मिसेस मैकनील जो थी वो प्योर नास्तिक थी, इसी वजह से इनका इन सारे भगवान और भूत प्रेत इन सब में भरोसा ना होने की वजह से वो अपनी बेटी को कुछ बोलती नहीं है, और तब उनकी जो बेटी थी वो हमेशा इस गेम को खेला करती थी। अब एक रात रेगन जो थी वो अपनी माँ के कमरे में आती है, जहाँ पर रेगन ये कहती है कि उसका जो बेड है वो पूरी तरीके से हिल रहा है, जिसके बाद उसकी माँ को उसके ऊपर काफी ज्यादा टेंशन आने लगता है, और तब वो एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट करवाती है। अब इस मेडिकल टेस्ट के दौरान रेगन का पूरी तरीके से बिहेवियर चेंज हमें दिखता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से गुस्से में थी और डॉक्टर्स के ऊपर गुस्सा कर रही थी, जिसमें डॉक्टर्स का पहले तो ये कहना था कि ये एडोलेसेंस के वक्त होता है, जहाँ पर जब बच्चा जवानी की ओर बढ़ता है तब वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत वायलेंट होता है। इसी वजह से एक नॉर्मल टाइम है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा वायलेंस से अगर ये कर रही है तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं इसे दिमागी बीमारी तो नहीं है। लेकिन मिसेस मैकनील जो थी वो इस बात को ठुकरा कर ये कहती है कि शायद से ये सब एडोलेसेंस इफेक्ट्स की वजह से हो रहा होगा, और उसके साथ वो टीनेजर बन रही है, इसी वजह से ये सब चल रहा होगा। इसी वजह से वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और एक रात जब रेगन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है तब उसकी माँ उसके कमरे में जाती है, और तब वो वहाँ का दृश्य देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। एक्चुअली रेगन का जो बेड था वो पूरे फोर्स से हिल रहा था, जहाँ पर वो भी हिल रही थी उसे वजह से उसका बेड भी हिल रहा था, जिसको देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उस बेड को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेड हिले ही जा रहा था, जिसके बाद वो बेड अचानक से रुक जाता है, और तब रेगन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे वापस डॉक्टर्स के पास ले जाती है।
अब यहाँ पर डॉक्टर्स का वापस यही कहना था कि ये शायद से कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा उसके ब्रेन का, जो उसका ब्रेन ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा है। एक्चुअली उसने काफ़ी सारी डरावनी किताबें पढ़ी होगी जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन है ये सब इमेजिन कर रहा है और ये सारी इमेजिनेशंस को वो रियलिटी में समझ रही है। लेकिन मिसेस मैकनील जो थी उनका ये मानना था कि ये सब इमेजिनेशंस नहीं है बल्कि ये सब एक्चुअल में हो रहा है और उन्होंने ये सब देखा है। इसी वजह से उनका इस बात पे फुल ऑन भरोसा था कि रेगन के साथ कुछ ना कुछ तो भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे फादर की एंट्री देखते हैं जिनका नाम था कैरेस। अब फादर कैरेस जो थे वो अपनी माँ के साथ रहा करते थे, जहाँ पर उनकी माँ को भी साइकोटिक डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उनकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इसी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मिस्टर कैरेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अपनी डिप्रेशन को क्योर करने के लिए वो बॉक्सिंग्स और उसे साथ भागना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से वो बाकी फादर से काफ़ी ज़्यादा अलग थे, जहाँ पर वो हमेशा कूल कपड़े और उसके साथ अलग तरीके से रहा करते थे। इसी वजह से कोई उन्हें फादर समझ ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिसेस मैकनील की जो बेटी थी रेगन, उसका बिहेवियर अब धीरे धीरे वायलेंट होते जा रहा है। मतलब जो टेस्ट डॉक्टर उसके साथ कर रहे हैं वो हर एक टेस्ट के थ्रू वो वायलेंट हो रही थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के ऊपर ही हमला कर रही थी। लेकिन डॉक्टर्स उसे कैसे तो भी करके बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और तब ये सारी टेस्ट जब पूरी होती है तब डॉक्टर्स जो रेगन की रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी खुद हैरान हो जाते हैं, बिकॉज रेगन की रिपोर्ट नॉर्मल दिखा रही थी। लेकिन रेगन का बिहेवियर धीरे धीरे वायलेंसी की तरफ जा रहा था, जहाँ पर रेगन की माँ को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके बाद चल क्या रहा है। इसी वजह से रेगन का मूड ठीक करने के लिए वो अपने घर पर एक पार्टी रखती है और इस पार्टी में वो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को बुलाती है। अब यहाँ पर इस पार्टी के बीच में ही मिस्टर बर्क जो एक्चुअली मिसेस मैकनील के दोस्त थे वो वहाँ से शराब पीकर थोड़ा सा ड्रामा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद उसी रात को बर्क की डेथ हो जाती है और बर्क की डेथ होना काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय किस्म का था, बिकॉज बर्क शराब तो पीता था, मतलब बर्क शराब के नशे में तो रहता था, लेकिन वो ऐसा स्टेप नहीं उठा सकता। इस बात का मिसेस मैकनील को पूरी तरीके से अंदाजा था। इसी वजह से वो ये सोच रही थी कि आखिर बर्क की डेथ हुई कैसे। अब यहाँ पर बर्क की डेथ के बाद रेगन जो थी वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि मैं हर एक को ख़त्म कर दूंगी, और यहीं पर ही वो अपने कमरे में जाती है। जिसके बाद रेगन की जो माँ थी वो उसके कमरे में जाती है और तब वो उसके बेड के नीचे, मतलब उसके तकिए के नीचे एक चाकू जैसी धारदार चीज़ देखती है, जिसको देख के उसे ऐसा लगता है कि शायद से किसने तो भी ये रखा होगा, जिसकी वजह से वो वापस वो धारदार चीज़ उसके तकिए के नीचे रख देती है। अब यहाँ पर वो इसके लिए अपने नौकर काल को बुलाती है, जहाँ पर वो काल से पूछती है कि क्या तुमने उसके बिस्तर के नीचे चाकू रखा था क्या, जिसमें काल का ये कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं चाकू रखूंगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। जिसके बाद रेगन की माँ को रेगन की काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और तब रेगन की माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो जो वो सामने दृश्य देख रही थी वो पूरी तरीके से भयानक था। एक्चुअली रेगन जो थी वो उसी धारदार शस्त्र से अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वार कर रही थी और तब हम पहली बार इस डेमोनिक फीचर को देखते हैं। यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि रेगन के अंदर पूरी तरीके से डेमन घुस चुका था और ये डेमन रेगन की बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा था, इंटरनली और एक्सटर्नली भी, ताकि वो रेगन को पूरी तरीके से डैमेज कर सके और रेगन को मार सके। अब यहाँ पर ये सब देखते ही रेगन की माँ इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तब वो डॉक्टर्स के पास वापस मदद मांगने जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स जो थे वो उसकी साइकेट्रिस्ट टेस्ट करते हैं और इन साइकेट्रिस्ट टेस्ट के वक्त जब वो रेगन के घर पे जाते हैं तब रेगन उनके सामने भी अपना हिंसक स्वभाव दिखाती है और उनके सामने भी ये डेमन बाहर आने की वजह से वो डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तब इन्हीं डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर बेरिंगनर एक प्लान सजेस्ट करते हैं मिसेस मैकनील को, और ये प्लान था कि वो एग्जॉर्सिज्म की चैंट कराए, मतलब एग्जॉर्सिज्म के लिए वो फादर को बुलाए, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते थे, बिकॉज उन्होंने सारी साइकेट्रिक टेस्ट रेगन पे कर ली थी, लेकिन वो हर एक साइकेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल पास हो रही थी। इसी वजह से रेगन के साथ क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। इसी वजह से डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब रेगन पॉजेस्ड हो चुकी है। इसी वजह से वो मैकनील से ये कहते हैं, मिसेस मैकनील से, कि आप जल्दी से जल्दी किसी ना किसी फादर को बुलाए ताकि फादर की हेल्प लेकर इस पूरे एग्जॉर्सिज्म की चैंट करवा के पूरी तरीके से इस पोजीशन को निकाल दिया जाए। लेकिन मिसेस मैकनील इस बात को बिलीव नहीं करती, बिकॉज वो एक नास्तिक थी। इसी वजह से उनका ये मानना था कि भगवान और फादर और एग्जॉर्सिज्म जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन ब दिन रेगन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, जहाँ पर रेगन का चेहरा जो था
वो पूरी तरीके से झुर्रियों वाला हो चुका था और उसके चेहरे पे काफ़ी सारे घाव बढ़ चुके थे और उसी के साथ वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हिंसक होती जा रही थी। इसी वजह से वो ये डिसाइड करती है, मतलब मिसेस मैकनील ये डिसाइड करती है कि अब वो फादर की मदद लेगी, जिसके लिए वो फादर कार्सेस की मदद लेती है, जहाँ पर वो मिस्टर कार्सेस से मिलती है और तब मिस्टर कार्सेस को वो अपनी पूरी बातें बताती है, जहाँ पर मिस्टर कार्सेस जो थे वो इन सारी बातों को सुनते हैं और रेगन से मिलने जाते हैं। अब यहाँ पर रेगन से मिलते वक्त पहले तो रेगन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, लेकिन बाद में वो इतनी ज़्यादा हिंसक बन चुकी थी उसके अंदर का डेमन जागने की वजह से कि वो अब मिस्टर कार्सेस को मारना शुरू कर दी थी और उसे ऐसा उनके ऊपर वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से रेगन को बांधना पड़ गया था, इतनी ज़्यादा हालत खराब हो चुकी थी। और तब फादर कार्सेस का ये कहना था कि हमें जल्दी से जल्दी एग्जॉर्सिज्म का चैंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्दी ये जो डेमन है ये रेगन के पूरे शरीर को ख़त्म कर देगा। इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी ये चैंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जिसके बाद वो वापस रेगन से मुलाकात करता है एग्जॉर्सिज्म्स के वक्त, और इस एग्जॉर्सिज्म्स के वक्त रेगन जो है वो ये कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरी है और तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। जिसके बाद फादर कार्सेस इतने ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन सिचुएशन की मजाकत को देखकर वो उसके ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से होली वाटर से वो बेहोश हो जाती है। और फिर तब वो मिसेस मैकनील से ये पूछते हैं कि क्या अपने बेटी से आपने कभी जिक्र किया था मेरी माँ के बारे में, जहाँ पर मिसेस मैकनील का ये कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद फादर कार्सेस को ये बात समझ में आती है कि उसके अंदर काफ़ी सारे डैमेज दिख चुके हैं और काफ़ी सारे लोग उसकी पूरी बॉडी को डिसफिगर्ड और पूरी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ से इसकी वजह से मिस्टर कार्सेस ने उनसे ये कहा था कि मैंने जिस हॉली वाटर को उसके ऊपर छिड़का, मतलब हॉली वाटर कहकर मैंने उसके ऊपर जो छिड़का वो हॉली वाटर नहीं बल्कि टैप वाटर था। इससे ये बात तो साफ साबित होती है कि अगर हॉली वाटर उसके ऊपर गिर जाए तो वो धीरे धीरे उसका डेमन बाहर निकलने लगेगा। इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो डेमन बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो वो उसकी रिकॉर्डिंग्स रखेगा और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुनकर वो एक रिसर्च फाइल बनाएगा और इसी रिसर्च फाइल के थ्रू वो पूरी तरीके से उसकी जो पोजेस्ड बॉडीज, मतलब पोजेस्ड जो डेविल्स उसके अंदर छुपे थे उन सारे डेविल्स को वो बाहर निकालेगा। इसी वजह से वो धीरे धीरे एग्जॉर्सिज्म्स करने के लिए उसके बाद जा रहा था और उसके हर एक वॉइस रिकॉर्डिंग वो अपने पास रख रहा था। अब एक दिन इन्हीं वॉइस रिकॉर्डिंग्स में वो उल्टी इंग्लिश बोलती है, मतलब गिब्रेश नाम की एक भाषा बोलती है जिसे हम उल्टी इंग्लिश भी कह सकते हैं, जहाँ पर उस उल्टी इंग्लिश को जब फादर कार्सेस सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, बिकॉज ये जो इंग्लिश थी उसका ये मानना था कि मैं इस लड़की के बॉडी को कभी नहीं छोड़ने वाला और इस लड़की के पूरे शरीर को मैं डैमेज करके रख दूंगा ताकि इसकी पूरी बॉडी सड़ के राख हो जाए और उसकी बॉडी को सड़ा कर ही मैं मेरा बदला पूरा करूंगा। इसी वजह से फादर कार्सेस जो थे वो भी अब खुद समझ रहे थे कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इसी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो फादर मैरिन की मदद लेंगे। अब फादर मैरिन जो थे वो उस वक्त एक फेमस एग्जॉर्सिज्म के एक्सपर्ट थे, इसी वजह से वो फादर मैरिन की मदद मांगने जाते हैं, जहाँ पर फादर मैरिन जो थे वो ये सिचुएशन देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इसकी मदद करेंगे। जिसके बाद फादर मैरिन और उसके साथ फादर कार्सेस ये दोनों रेगन से मिलने जाते हैं, जहाँ पर रेगन जो थी वो अपने हिंसक स्वभाव को फादर मैरिन पर भी दिखा रही थी, लेकिन तब फादर मैरिन ने पूरी तरीके से एग्जॉर्सिज्म के चैंट पढ़ना शुरू कर दिए थे और इन्हीं चैंट्स के बीच में वो धीरे धीरे उसके ऊपर होली वाटर छिड़क रहे थे। अब यहाँ पर होली वाटर और चैंट्स का असर रेगन पे इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसके अंदर का डेविल पूरी तरीके से तड़फड़ रहा था, मतलब पूरी तरीके से तड़प रहा था और वो उसके बॉडी को चकनाचूर करने की फिराक में था, जहाँ पर वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अब यहाँ पर हम ये सब देखते हैं कि रेगन जो थी वो भी अब काउंटर अटैक करने के लिए रेडी थी, जहाँ पर वो काउंटर अटैक करे जा रही थी और फादर मैरिन को मारे जा रही थी, लेकिन फादर मैरिन का उसके काउंटर अटैक पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी वजह से रेगन का जो डेविल था वो और भी ज़्यादा वायलेंट हो रहा था और फिर तब उसने पूरी रस्सियों को तोड़ दिया था, जिसके बाद फादर मैरिन ने अपना कपड़ा उसके ऊपर लगा दिया था, जिस कपड़े पर भी उसने वॉमिट कर दिया था। जिसके बाद उस कपड़े को धोने के बाद वो वापस एग्जॉर्सिज्म्स की चैंट पढ़ रहे थे और ये पूरी चैंट कंप्लीट हो चुकी थी। जिसके बाद फादर मैरिन जो थे वो फादर कार्सेस को बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो फादर कार्सेस से ये कहते हैं कि अब इस बच्ची का ठीक होना इम्पॉसिबल है, जिसमें फादर कार्सेस ये कहते हैं कि मैं इस बच्ची को कुछ भी करके ठीक करूंगा। और फिर तब वो रेगिना के रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो रेगिना को देखते हैं जो पूरी तरीके से डिसफिगर्ड पड़ी हुई थी और हंसे जा रही थी, डेविल स्माइल्स वो दे रही थी। जिसके बाद
वो रेगिन के पास जाता है, जहाँ पर वो रेगिन से ये कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी स्पिरिट है वो मेरे अंदर डाल दो। जिसके बाद रेगिन और फादर कार्केस इन दोनों के बीच ऐसा संबंध बन चुका था कि जो भी डेविल्स रेगिन के बॉडी के अंदर थे वो पूरी तरीके से फादर कार्केस के अंदर आ चुके थे। जिसके बाद फादर कार्केस के अंदर अब डेविल आ चुका था, और इसी डेविल जो था, ये डेविल अब फादर कार्केस की जान लेने वाला था। बिकॉज ये जब डेविल फादर कार्केस के बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तब वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो भी मर जाते हैं। जिसके बाद फादर कार्केस की डेथ हो जाती है, और फादर कार्केस के डेथ के बाद रेगिन जो थी वो वापस अपने असली रूप में वापस आ जाती है, यहाँ पर वो माँ चिल्लाती है, और तभी यहाँ पर ये पूरा किस्सा खत्म हो जाता है और मिसेस मैकनेल जो थी वो वापस अपने घर की तरफ चले जाती है। अब हम यहाँ पर फादर डायर नाम के एक फादर को देखते हैं जो मिसेस मैकनेल से मिलते हैं और इस केस के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, जहाँ पर वो इस केस की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने किताब में लिखते हैं, और इसी किताब का यूज करके वो ज़्यादातर ये एग्जॉर्सिज्म्स के एक्सपेरिमेंट्स या फिर ज़्यादातर ये एग्जॉर्सिज्म का किस्सा वो लोगों के सामने शेयर कर सके, और यहीं पर ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक्चुअली पूरी तरीके से एक हॉरर फिल्म है, और सर ये फिल्म अगर आप देखने बैठोगे तो फिर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखो यार, अगर आप एक बहुत ज़्यादा बहादुर दिली इंसान हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका दिल बहादुर है, या फिर आपको हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, तभी आप ये फिल्म देखिएगा, वरना ये फिल्म देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ डाला गया है, और ये देखने के बाद सही में किसी भी फट जाएगी, मतलब इस कदर का हॉरर इसमें डाला गया है। इसी वजह से अगर आप इस फिल्म को देखने की इच्छा जता रहे हो तो मैं एक ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म को देखने से पहले सबसे पहले तो आप ये कहो कि क्या आप ये फिल्म ज़रूर देखोगे, बिकॉज ये फिल्म कंप्लीट हॉरर है, ना कि इस फिल्म में कुछ ऐसा वैसा दिखाया गया है, बल्कि एक प्योर हॉरर फिल्म इसमें दिखाई गई है। इस फिल्म के हर एक लुक्स को देखने के बाद सही में किसी की भी फट जाएगी, इस कदर की इसमें हॉररनेस डाली गई है। इसी वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इसी वजह से मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप 18 से नीचे है तो फिर ये फिल्म तो आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, और अगर आप कमज़ोर दिल वाले शख्स है तो आपके लिए तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये दो कैटेगरीज के लिए आप ये फिल्म बनी नहीं है। लेकिन अगर आप एक नया एक्सपीरियंस हॉरर की मूवीज में पाना चाहते हो तो आपके लिए ये फिल्म एक बेस्ट ओपिनियन हो सकता है। सो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन पूरे द एग्जॉर्सिस्ट नाम की मूवी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसा वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।